हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेम्पोटेंट लॉज। इसका फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी किसी भी सेट का अगर हम उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमें वो सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सिंस वी कैन राइट A union A is equal to X such that X belongs to A union A लिख सकते हैं। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू X सच दैट, अब देखिए X बिलोंग्स टू A यूनियन A, इसको हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू A। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? X सच दैट, अब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए, तो हम इसको एक बार भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के। तो इस प्रकार से a यूनियन ए के बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? a यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉज में ही दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए। अगर किसी भी सेट का हम उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें ए मिलेगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन लगाए तो एंड लग जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल टू ए। इस प्रकार से हमने क्या देखा? ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा जो लॉ है आइडेंटिटी लॉज, इसमें फर्स्ट है ए यूनियन फाई। किसी भी सेट का अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमें ए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं और उसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ तो उसमें केवल ए के ही एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन यू मतलब यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट। तो और हम जानते हैं कि ए क्या होगा? यू का सबसेट होगा, तो ए इंटरसेक्शन यू अगर हम लेंगे तो ए मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया दोनों आइडेंटिटी लॉज। ठीक है, ये दोनों हमारे हैं आइडेंटिटी लॉज। इसके बाद आता है तीसरा बाउंडेडनेस लॉज। इसमें फर्स्ट है ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं ए हमेशा क्या होता है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें यू मिल जाएगा। इसी तरह से बाउंडेडनेस में दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन फाई। फाई क्या है यहाँ पर? एम्प्टी सेट, तो ए इंटरसेक्शन यदि हम फाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाई, एम्प्टी सेट ही मिलेगा क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसलिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई? बाउंडेडनेस लॉज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ में पहला इसका पार्ट है ए इज़ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये जो हमने वेन डायग्राम देखा था वहाँ से भी हम देख सकते हैं साफ साफ कि ए क्या होता है? हमेशा सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसके बाद सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये भी हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं आसानी से। ए इंटरसेक्शन बी इज़ कंटेन्ड इन ए। फिफ्थ में भी पहला है इफ़ ए इज़ कंटेन्ड इन बी देन ए। अगर ए कोई सबसेट है बी का तो दोनों तरफ हम सी का यूनियन ले लेते हैं, सी कोई तीसरा सेट होगा तो ए यूनियन सी इज़ कंटेन्ड इन बी यूनियन सी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है इसी का फिफ्थ का दूसरा पार्ट है इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन सी इज़ कंटेन्ड इन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि दोनों तरफ हमने सी से इंटरसेक्शन ले लिया तो वो
वो भी ए इंटरसेक्शन सी भी कंटेन करेगा बी इंटरसेक्शन सी में, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिक्स्थ लॉज में, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका छठे का पहला है यू डैश, यानी कि यूनिवर्सल सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा फाई, क्योंकि ऐसे एलिमेंट जो कि यू में नहीं हो वो तो कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चंस में सबसे बड़ा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का ही अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। फिर दूसरा है फाई डैश इज इक्वल टू यू। फाई क्या है यहाँ पर, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तीसरा है ए डैश का भी होल डैश, यानी कि ए का 2 बार हमने कॉम्प्लीमेंट कर लिया तो वो हमें क्या मिलेगा, ए। इसके बारे में हमने पहले बताया भी था। फोर्थ है इसका ए यूनियन ए डैश। कोई भी सेट ए हो और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, अगर दोनों को मिलाकर हम उसका यूनियन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक है। और फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई, यानी कि एम्प्टी सेट। इसके बाद नेक्स्ट है सेवन्थ कम्यूटेटिव लॉज। इसमें हो जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। हम ए यूनियन बी लिखें या फिर बी यूनियन ए लिखें तो दोनों सेट बराबर ही होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स दोनों में सेम ही मिलेंगे हमें। और इसी का दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन हम किसी भी ऑर्डर में लेंगे तो वो सेम ही रहेगा। फिर एट्थ प्रॉपर्टी है या लॉ है एसोसिएटिव लॉज। इसका पहला है ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट में लिख दिया, फिर यूनियन सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो इन दोनों सेट की वैल्यू या दोनों के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी में है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दोनों सेट भी बिल्कुल सेम होंगे, सेम एलिमेंट्स ही रहेंगे। ठीक है। नाइन्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में आपका हो जाएगा फर्स्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, देखिए ए यूनियन फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो जो यूनियन है ये इस इंटरसेक्शन पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन, क्योंकि बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन लगाए, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर इसी में सेकंड में आते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये दोनों लॉज क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसके बाद है टेंथ डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फर्स्ट है ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी लिख सकते हैं, क्योंकि x जो था वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में था तो वो ए यूनियन बी में नहीं होना चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट जो है वो अगर ए यूनियन बी में ही नहीं है तो वो ना तो ए में होगा और ना ही बी में होगा। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। क्योंकि अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं करता तो वो ए डैश में होगा एंड
एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो इसका मतलब एक्स कहाँ होगा, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी डैश में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है ए डैश में एंड एक्स बिलोंग करता है बी डैश में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है डी मॉर्गन लॉ का। ठीक है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद डी मॉर्गन लॉ में ही दूसरा आता है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी डैश में नहीं है तो वो कहाँ होगा, ए इंटरसेक्शन बी में मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, अब देखिए एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स या तो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स या तो ए में नहीं होगा या फिर बी में नहीं होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब देखिए एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए को हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, और एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे हो जाएगा बी डैश। ठीक है, क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, इसका मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, बी डैश में, यानी कि बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, अब इसी को मिला के हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला लॉ भी प्रूफ हो गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ये भी डी मॉर्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसके बाद नेक्स्ट है 11th है नंबर, इसमें देखिए 11th में ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी देख लीजिए जल्दी से, ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो है वो ए में तो हो लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यही तो होता है कि ए के एलिमेंट्स में से हम बी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स बी डैश में होगा, तो यही क्या हो जाएगा, अब एक्स ए में है और एक्स बी में नहीं है, तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बस यहाँ से आपका ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट
ठीक है। इसी तरीके से आप b माइनस ए इक्वल टू दिखा सकते हैं b इंटरसेक्शन a डैश। ठीक है, सिमिलरली इसका प्रूफ भी सेम ही रहेगा। बाकी इसके बाद आते हैं 12th में। 12th नंबर पे है, इसका पहला है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, यानी a और b कोई दो सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन a के बराबर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ कंटेन्ड इन b। ठीक है, अगर a सबसेट है b का, जैसे मैंने यहाँ फिगर भी बना रखा है, बाहर वाला जो सर्किल है ये b है और उसके अंदर एक सबसेट है a। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ कंटेन्ड इन b। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम a इंटरसेक्शन b को a मान लेंगे और हम दिखा देंगे a इज़ कंटेन्ड इन b। ठीक है, तो इसमें देखिए लेट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, a इज़ कंटेन्ड इन b। ठीक है, सिंस वी नो दैट a इंटरसेक्शन b इज़ ऑलवेज कंटेन्ड इन b, ये हमें पता है कि a इंटरसेक्शन b हमेशा b का सबसेट होता है और a इंटरसेक्शन b की वैल्यू यहाँ से हमने क्या मानी है, a। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा a इज़ कंटेन्ड इन b। ठीक है, तो पहला रिजल्ट तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि a इंटरसेक्शन b अगर a के बराबर है तो इसका मतलब a सबसेट है b का। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कन्वर्सली देखिए, इसके बाद हम मान लेते हैं लेट a इज़ सबसेट ऑफ b। हम a को सबसेट मान लेते हैं b का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b, हमने a सबसेट है b का मान लिया, तो अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ठीक, अब इसके बाद फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। क्योंकि a सबसेट है b का, तो अगर एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे a में वो सभी b में भी होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो x जितने भी एलिमेंट्स a में होंगे वो सभी a इंटरसेक्शन b में भी होंगे। फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इज़ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो a इंटरसेक्शन b में आ रहे हैं। इसका मतलब a इज़ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इसको भी हम कुछ मान सकते हैं एक इक्वेशन। ऑल्सो वी नो दैट a इंटरसेक्शन b इज़ सबसेट ऑफ a, ये भी हम जानते हैं, ये हमेशा ट्रू होता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के हम क्या कह सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट भी मिल जाता है। तो अगर हमने a सबसेट माना b का तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, जो कि हमें वेन डायग्राम से भी दिख रहा है। अगर a और इंटरसेक्शन b लेंगे तो a ही मिलेगा। इसी तरीके से 12th का जो सेकंड है, a यूनियन b इक्वल टू b, क्योंकि b सुपर सेट है, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ सबसेट ऑफ b। यहाँ वेन डायग्राम से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम a यूनियन b लेंगे तो हमें b मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 13th में। 13th में है a माइनस b इज इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ़ a इज़ सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ के लिए लेट a माइनस b इज इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, a इंटरसेक्शन b डैश
इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, जो हमने पहले प्रूफ किया है अभी। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नाउ वी नो दैट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू, ये हम जानते हैं, क्योंकि ए और यूनिवर्सल सेट का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ए ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, और यूनियन यूनिवर्सल सेट को हम लिख सकते हैं बी यूनियन बी डैश। ठीक है, हमने यू को लिख दिया है बी यूनियन बी डैश। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी डैश को हमने स्टार्टिंग में क्या माना है, फाई, तो इसकी जगह हम लिख देंगे फाई। अब फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो वही सेट मिलेगा, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से हमें क्या मिल जाएगा, ए इज कंटेन्ड इन पी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या प्रूफ किया था, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पे बी लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज कंटेन्ड इन बी। तो इस प्रकार से पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया है। हमने ए माइनस बी को फाई माना था और हमने क्या प्रूफ कर दिया है, ए इज कंटेन्ड इन बी। ठीक, अब इसके बाद हम इसका कन्वर्स लेके चलते हैं। कन्वर्सली हम मान लेते हैं लेट ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी कि ए सबसेट है बी का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल टू फाइव। अब देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, इट इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी डैश इज कंटेन्ड इन बी इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इज कंटेन्ड इन, देखिए बी इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, फाई, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू फाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और हम जानते हैं कि ऑल्सो फाई इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, फाई सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी डैश का, एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश है सबसेट फाई का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू फाइव। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। तो यही हमें प्रूफ करना था, है ना। हमने ए सबसेट लिया था बी का, तो हमें दिखाना था ये ए माइनस बी इक्वल टू फाइव। तो इस प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एक डायग्राम से भी हम साफ देख सकते हैं। ठीक है, 14th है ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बी डैश इज कंटेन्ड इन ए डैश। तो इसका प्रूफ भी देख लीजिए। देखिए, ए इज कंटेन्ड इन बी इफ एंड ओनली इफ
इसका साइन बना दिया है हमने। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से क्या मिल जाएगा ए, फिर इट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, दोनों तरफ हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, तो ये हो जाएगा इट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बाई डी मॉर्गन्स लॉ। इट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, देखिए ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश है, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी डैश इज कंटेन्ड इन ए डैश। ठीक है, अभी हमने इससे पहले एक प्रॉपर्टी में इसको प्रूफ भी किया है, बी डैश इज कंटेन्ड इन, ये हो जाएगा ए डैश। तो बस यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉज। इसका पहला है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, एंड सेकंड है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी इक्वल टू, ये भी ए आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।